आप उनसे शर्म की उम्मीद ना करो जिनकी नींव ही बेशर्मी है। उन्होंने जो शेर शायरी की थी ना, जो राजीव कुमार ने, वो निहायत बेशर्मी की वजह से की थी। उनकी कोई शर्म नहीं है, उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसमें आप बैलेंस शीट जब टैली करते हो तो बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए बस, नहीं तो आपको मार्क ही नहीं मिलते। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। उसमें आप कोई भी झूठ डाल के नहीं टैली कर सकते, तो आपके मार्क गए बराबर। अब आपने डाले हुए वोट्स और गिने हुए वोट वो टैली होने ही चाहिए, यानी इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, इसमें तीसरा विकल्प नहीं है। इट्स लाइक अ मैथमेटिक्स। तो ये राजीव कुमार और दो कमिश्नर एकदम अलग है क्या सारी दुनिया और पृथ्वी से, कि जवाब नहीं देंगे? ये जवाब नहीं देना उन्होंने मोदी से सीखा है 10 साल, और मोदी और शाह सरकार ने ये सिखाया है कि जवाब ही नहीं देना है। ये मोदी की तीसरी सरकार जो है, नेहरू बनने की एक नाकामयाब कोशिश है। तीसरी बार सरकार बनने से कोई नेहरू नहीं बनता। यूपी में 12 डीएम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी IAS अफसर, उनको तबादले किए गए क्योंकि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। किस बात के लिए कोऑपरेट नहीं किया? क्योंकि बीजेपी को जिताने में कोऑपरेट नहीं किया। तो लोगों ने मोदी जी और उनकी सरकार को नकारा है। उनकी पूरी ये एनडीए गठबंधन की कवायद जो है, कसरत है, वो इलिजिटिमेट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हर चुनाव आयुक्त को ये नंबर ऊपर है, ये नंबर नीचे है, इसका चुप्पी बैठे हुए हैं राजीव कुमार, उनको जवाब देना पड़ेगा। और ये उनका मूड नहीं है, ये उनको डिप्रेशन आ गया है या उनको एक्सटेसी में है इसलिए नहीं, ये उनका संवैधानिक दायित्व है कि लोगों के सवालों के हर सवाल का जवाब दे। क्यों जनता क्रांति करती है, क्यों जनता रास्ते पे आती है? क्योंकि वो चाहती है कि जनता अटल है, जनता अमर है और जनता निरंतर रहेगी। विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों नमस्कार। याद कीजिए 2024 लोकसभा चुनाव, हमने उससे पहले भी चुनावों के समय भी एग्जिट पोल तक आपसे बार बार ये बात कही थी और आपको कहा था कि अगर वाकई में चुनाव सही तरीके से होते हैं तो मोदी सरकार के पास ज़मीन पर उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है जितने हमें टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है। आपको याद होगा जिस दिन एग्जिट पोल आया था उस दिन भी जब लोग 400 पार दिखा रहे थे, हमने एक शो किया था। उस समय जो मेरे साथ शो में मौजूद थे और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि ये नहीं होने वाला है, और बाद में जब नतीजे आए और उनका ये बयान था कि बीजेपी अपने दम पर सरकार भी नहीं बना सकती है, और बाद में वही साबित हुआ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजू परुलेकर सर। हमने इस पर, नमस्कार सर, तभी भी चर्चा की थी। आप सोचेंगे कि अब लोकसभा चुनाव हो चुका है, सब चीज़ें हो चुकी है, मोदी 3.0 आ चुका है नीतीश कुमार और साथ ही साथ नायडू साहब की कृपा की वजह से, तो हम आज क्या चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा उसी पर करेंगे जो हम लगातार करते आए हैं। देखिए, अगर आप इस चैनल पर दोस्तों आए हैं तो हमने ईवीएम को लेकर सवाल उठाया है, हमने चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाया है, एग्जिट पोल को लेकर सवाल उठाया है। जितने भी पत्रकार ग्राउंड जीरो पर गए हैं, और हम गए थे ग्राउंड जीरो पर, कोई नहीं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है। तमाम तरीके के सवाल उठे, लेकिन नतीजों के बाद शायद ये सारी चीज़ें कम हो गई थी। लेकिन 2 रिपोर्ट अभी आए हुए हैं, ADR की एक रिपोर्ट है और वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट है, और इन दोनों पर आज हम चर्चा करेंगे। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट की अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं, उसमें कहा गया है कि करीबन 5 करोड़ से ज़्यादा वोट्स जो हैं, लगभग 5 करोड़ वोट्स बढ़ाए गए हैं, और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को 79 सीट्स पर हुआ है। तो वहीं ADR की जो रिपोर्ट है उनका कहना है कि लगभग 6 लाख ऐसे वोट्स हैं जिसे काउंट नहीं किया गया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 176 सीटें ऐसी हैं जहां पर 35,000 से ज़्यादा वोट्स काउंट हुए हैं, और कुल मिलाकर 538 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर इस चुनाव में असर पड़ा है। राजू सर, हम तो लगातार इस पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं। देखिए, अब 2 रिपोर्ट सामने आए हैं। क्या चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, पहले हम उनसे ही शुरू करते हैं, शर्म के मारे अब तो कम से कम उन्हें रिजाइन करना चाहिए, और हम इसे जो लगातार, अब चाहे यूट्यूब इस पर बार बार कितने भी बैन लगाने की कोशिश क्यों ना करे, हम कहते आए हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये कैसे हो सकता है? अब तो रिपोर्ट सामने आने वाले हैं। आप और मैं तो शुरुआत से कह रहे हैं, आपने तो कहा भी था कि मोदी सरकार अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकती, और वो हुआ भी। सर, मैंने ये भी कहा था कि मोदी के 130 से ज़्यादा सीट्स ही नहीं है, मोदी यानी बीजेपी के, और मैं आज भी उस पर कायम हूँ। और अब तो ये आ गया है, छानबीन इन्होंने की, और उसमें मज़े की बात है कि या तो ज़्यादा या तो कम अगर आंकड़े गिने गए हैं तो इसका मतलब
फरेब है, धोखा है। और कल कुरैशी साहब जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने ये भी कहा, और वो सही कहा, कि इलेक्शन कमीशन को अपने मूड के हिसाब से जवाब देना और जवाब ना देना ऐसी मोहलत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जवाब दे है लोगों को। 19 जुलाई को वोट फॉर डेमोक्रेसी ने उनको खत भेजा, और उन्होंने कहा कि हमारा पूरा आकलन, जो पूरा स्टडी है, और उसके ऊपर IIT, IIM, गवर्नर, ऐसे लोग थे, ये उन्होंने सारी बातें बयान, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है उसमें क्लियर कट दिखाई देता है कि 79 सीट ऐसे हैं जिसमें इंडिया गठबंधन जीता है और NDA हार चुका है। यानी आप समझ लीजिए कि 161 वोट इस पे, अगर बीजेपी का पकड़े तो 161 पे सिमट जाते हैं लोग। अब यही ADR का दूसरा जो आया है तर्क, उसमें इनका कहना है कि 5 करोड़ वोट में कम ज़्यादा किया है इन्होंने। ज़्यादा होता है कहीं गणना, या कम होती है। यानी देखिए, अगर किसी एक बूथ पे 50,000 वोट पड़े हैं लोगों के, एक्चुअल 50,000 लिखे हुए, और आप काउंट करते वक्त आप दिखाते हो कि इसे यहाँ 55,000 वोट काउंट हुए या 45,000 हुए, ऐसा हो कैसे सकता है? फिर वो इलेक्शन ही कैंसिल हो जाता है। और यहाँ तो मुंबई में तो 48 वोट से भी एक सीट को जिताया गया। तो ये आप जो कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे कुछ बोलना चाहिए। देखिए, क्रिमिनल का कोई शर्म नहीं होती, दे आर पार्टनर इन क्राइम। एक संवैधानिक प्रक्रिया से होने वाले, मैंने पहले से ये कहा है, चुनाव को एक पार्टी को चुराने के लिए मदद करने के जुर्म में वो सहयोगी है, तो उनके ऊपर केस होती है। इनका कोई शर्म नहीं है सर। शर्म होती तो ये गुनाह ना करते। इतने बड़े IAS अफसर हैं ये, तो उनको जवाब देना चाहिए, वो जवाब नहीं देंगे। हाँ, तो 19 जुलाई 1 तारीख है, वो पहले हमने सवाल कितने बार किए, तब तो मुझे दोनों संस्थाओं के कई लोगों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पहले आप जब बोल रहे थे तो हमको लग नहीं रहा था, लेकिन जब देखा तो शॉक हो गए हम लोग। अब उसमें कई तरह के टेक्निक यूज़ के, सिर्फ EVM एक तरीका है, ब्यूरोक्रेसी एक तरीका है। अब देखिए आप, और इसका क्लियर कट उदाहरण बताता हूँ। यूपी में 12 DMs हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी IAS अफसर, उनको तबादले किए गए क्योंकि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। किस बात के लिए कोऑपरेट नहीं किया? क्योंकि बीजेपी को जिताने में कोऑपरेट नहीं किया। यानी क्या DM का काम है बीजेपी को जिताना? नहीं, लोग जिताएंगे, हाराएंगे। तो लोगों ने मोदी जी और उनकी सरकार को नकारा है। उनकी पूरी ये NDA गठबंधन की कवायद जो है, कसरत है, वो इलीजिटिमेट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इस बात को आप और ये चीज़, ये सत्य, इसके बीच में दीवार की तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खड़ा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देते और नहीं दे रहे हैं तो उनका इम्पीचमेंट होना चाहिए, ना कि कोर्ट में जाना चाहिए। मुझे मेरी ऐसी रिक्वेस्ट, दरखास्त है पार्टियों से, विपक्षी दलों से, ADR से और वोट फॉर डेमोक्रेसी से, कि कोर्ट में मत जाइए, क्योंकि कोर्ट का बड़ा तबका कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ये हमें EVM का जो लास्ट हियरिंग था हमने देखा, और अब तो कई बार देख चुके हैं हम, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो नतीजा आया, कई चीज़ें आए। तो इस मामले में कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जनता की अदालत में हुआ फैसला है, उसके ऊपर क्या करना है। तो सांसद जो है, यानी लोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद ये कर सकते हैं। राजीव कुमार और अन्य 2 जो कमिश्नर है, उनकी इम्पीचमेंट करने के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए, नोटिस देनी चाहिए। और यही एक तरीका है जिस तरीके से इसके ऊपर पूरी चर्चा होगी और सच बाहर आएगा, ये मैं मानता हूँ। आप उनसे शर्म की उम्मीद ना करो जिनकी नींव ही बेशर्मी है। उन्होंने जो शेर शायरी की थी ना, जो राजीव कुमार ने, वो निहायत बेशर्मी की वजह से की थी। उनकी कोई शर्म नहीं है, उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस इलेक्शन के टाइम में जो मोहम्मद प्राचा बार बार डाल रहे हैं, जिस तरह से EVM के साथ खिलवाड़ हो, उसका कोई जवाब नहीं है। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने खत लिखा है और वो पूरे सबूत को साथ लिखा है, उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि जवाब है नहीं उनके पास। ये सच है। जैसा अब ये बिल लाने जा रहे हैं, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल, वो इसलिए लाने जा रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन दबे इनके खिलाफ। लेकिन जो हो रहा है सत्य, अकाट्य सत्य है,
उसको तो लोग आंखों से देख रहे हैं। यानी वो गिनती करने के बाद अगर ये सरकार है ही नहीं, ये सरकार नहीं है, असल में जो सरकार में नहीं है वो सरकार में होने चाहिए, ये दिख रहा है, आंकड़े दिखा रहे हैं आपको, तो आप एक्सेप्ट करिए। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मैं इस बात का कांग्रेस का आभारी हूँ, क्योंकि आजकल कांग्रेस का भी आभार मानना पड़ता है, क्योंकि जब वो मुद्दे उठाते हैं तो मैं बहुत आभारी हो जाता हूँ। हालांकि उनका वो काम है, लेकिन उनको भी बहुत टाइम लगता है। तो ये हर पार्टी को, हर विपक्ष की पार्टी को ये गंभीरता से लेना चाहिए। इसकी वजह है सोहित, इसकी वजह यह, इसमें 3 पार्टियां शामिल हैं। एक हम यानी वोटर मतदाता, दूसरी विपक्षी पार्टी जिनको वोट मिले थे और मिले नहीं, हाँ, और तीसरा चुनाव आयोग जिन्होंने मिलने नहीं दिए। तो ये तीनों को अपनी अपनी भूमिकाएं लेने जरूरी है। तो वोटर ने भूमिका ली क्योंकि वोट दिया, तो अब विपक्ष अकाउंटेबल है उनको जो वोट नहीं मिले और हमने दिए। जैसे कि मैंने आपको पैसे भेजे, आपको नहीं मिले और दूसरे ने ले लिए खींच के, तो आपको मुझे जवाब देना है कि आपको पैसे नहीं मिले हैं, और नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, और जिसने खींच के लिए उसको पूछना है आपको, वो मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछेंगे कि मैंने तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए है। तो ये चीज जो है, अगर मतदाता के प्रति किसी भी विपक्षी दल का अगर सबसे पहला कमिटमेंट कोई है तो ये है कि उसके दिए हुए वोट उनको जो है वो मिले नहीं हैं, तो वो क्यों नहीं मिले हैं और उसकी जांच सही तरीके से हो। तो अब ये जांच कोर्ट तो नहीं करेगा, ये जांच इम्पीचमेंट द्वारा होनी चाहिए। ठीक, अब मैं सबसे पहले ही ये सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद सभी दर्शक पूछना चाहेंगे और हर किसी का मन में होगा। वो ये है कि ठीक है, अब चुनाव हो गए, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, अब जो ये आंकड़ा सामने आया है, ये जो डेटा सामने आया है, इससे आगे क्या किया जा सकता है या क्या होना चाहिए? आपने कहा कि इम्पीचमेंट किया जाना चाहिए। हम तो सर पहले से बात कर रहे हैं और पहले दिन से कर रहे हैं, और हमने इस पर भी कहा कि यूट्यूब ने इसकी वजह से मोनेटाइजेशन पर भी हमारे दबाव लाने की कोशिश की, और एक तरीके से ये बोलने की कोशिश की कि आप इस पर बात ना करें। वही कोशिश होती है ना मोनेटाइजेशन पर दबाव लाने, उसके बावजूद हमने किया। हम तो बोलते रहे थे पहले दिन से। अब ये रिपोर्ट्स आए हैं, अब इसके आगे लोगों का यही सवाल होगा कि इस रिपोर्ट के बाद होगा क्या, क्या होना चाहिए, या इस रिपोर्ट का किस तरह से हम आगे देखें, यानी इसके होगा क्या? इसका रिपोर्ट का एक तो लोगों के अदालत में पहुंच चुका है, लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये रिपोर्ट जो है उसके ऊपर विपक्ष को इमीडिएट स्टैंड लेना चाहिए और वो इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह बांधना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगना चाहिए। नहीं देते हैं तो अब संसद में विपक्ष पावरफुल है, अब वो इम्पीच कर सकता है। इम्पीचमेंट की नोटिस उनको भेज देनी चाहिए, ताकि ये जो 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं जो जनता के वोटों पे किसी को डाका डालने के लिए मोहलत देते, खुली छूट दे रहे हैं, उनको रोकना ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव जो है महाराष्ट्र में है, अन्य राज्यों में है, वहाँ पर यही, हरियाणा में है, और यहाँ वहाँ पर भी यही हो सकता है। फिर अगर इनको देखिए, उनको मूक रहने के लिए किसने कहा है? यानी मूक रहना इनका काम नहीं, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए पहले कैसे होते थे इलेक्शन, 2014 से पहले, 2014 तक, कि जिस दिन वोटिंग होती थी वहाँ पर उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लोगों के जवाब दिए जाते थे, फिर वो सारे आंकड़े उसी दिन 1 घंटे में डिक्लेयर किए जाते थे, और बदलाव आया तो 0.76 0.66 मैक्सिमम 1% आया है आज तक, और वो 7 बजे तक खत्म हो जाता था, बाद में सील, और उसमें कोई फर्क नहीं आता था। उसके पहले के आंकड़े आप देखिए इलेक्शन के, ये सीधा फर्जीवाड़ा है, और फर्जीवाड़ा क्राइम है। और क्राइम यानी जनता की वोटों पे, अब वेनेजुएला की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से लेके इलॉन मस्क तक, तो इंडिया में अलग क्या हुआ है? और ईवीएम से ही तो हुआ है, और अन्य मशीनरी को यूज करके हुआ है जो पार्टी सत्ता में थी उनके तरफ से। तो इसको विपक्ष अगर ये 2 रिपोर्ट गंभीरता, अब तो कांग्रेस ने तो गंभीरता से उसको लिया और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आगे की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। जब तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता तब तक उनको पूरी तरह से जनता की अदालत में, जनता की अदालत यानी कि संसद, तो उसमें उनको रगड़ देना चाहिए इम्पीचमेंट।
उनका दूसरा कोई रास्ता नहीं, इम्पीचमेंट ही होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो आपने बात कही तो दर्शकों को ये बता दें कि इलॉन मस्क ने भी एक ट्वीट किया था कि जो ईवीएम मशीन्स होते हैं उसे हैक किया जा सकता है, और वो एक ऐसे शख्स हैं जो शायद टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। हालांकि उन्हें भी हमारे भारत के कुछ लोगों ने मैसेज लिखकर या ट्वीट, राजीव चंद्रशेखर ने उनको जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर तड़ाक से जवाब दिया, क्योंकि तू तड़ाक बहुत प्यारा है हमारे देश में। तो उनको जवाब दिया गया कि एनी मशीन कैन बी हैक। तो फिर राजीव चंद्रशेखर सटपटा गए, हाँ यस टेक्निकली यस, बट अदरवाइज वो करके उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मुंह के बल गिरे। इसकी वजह यह है क्योंकि मशीन हैक तो हो ही सकती है, इसमें कोई ये कहने के लिए कोई एलॉन मस्क की जरूरत नहीं, हम लोग तो कह ही रहे थे। और हमने तो देखिए इन लोगों ने क्या किया कि कभी आपको मशीन हाथ में नहीं दी, आपको किसी भी टेक्नोक्रेट को वो मशीन हैक करके, वो अपने माधव जी जो यूएस से आए हैं, वो चाहते थे कि वो मशीन दिखाएं सबको, और उसमें वोट, आपके वोट तो जा ही नहीं रहे, आप वोट देते हो, उसके बाद वो जो मेन मदरबोर्ड है वो उसमें ये है ना अपना कंट्रोल बोर्ड है, और उसका 2 बार वोट जाते हैं आपके। वीवीपैट का एक वोट है ना, वो तो छप के आता है बाद में। तो आपको डायरेक्ट वोटिंग की सुविधा नहीं है, तब तक आपका वोट संवैधानिक अधिकार है कि डायरेक्ट जाए पार्टी के पास। उसके बाद जो खेला हुआ है वो ब्यूरोक्रेसी और मेनली इलेक्शन कमिश्नर, वो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से खेला है इसमें, इसीलिए वो 3.0 वो जो सरकार आई है वो पूरी तरह से असंवैधानिक और इलिजिटिमेट है। बिल्कुल, जो राजू सर कह रहे थे, एडीआर की रिपोर्ट और वोट फॉर डेमोक्रेसी ये कहती है, ये मैं नहीं कहता, मैं कह रहा था पहले कि ये हो जाएगा। अब तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, आप रिपोर्ट पढ़िए समझ जाएंगे। और जो राजू सर कह रहे थे वो मैं दर्शकों को बताऊं। देखिए ईवीएम में 3 मशीन होते हैं, एक होता है वो बैलेट मशीन जिस पे आप वोट करते हैं, एक होता है वो वीवीपैट जिसमें आपको आपका दिखाया जाता है, और एक होता है स्टोरेज यूनिट जहाँ पे आपका वोट जाके स्टोर होता है। तो आप यहाँ पर बटन दबाते हैं, वहाँ पर आपको वीवीपैट पे दिखाया जाता है कि आपने क्या बटन दबाया। लेकिन वीवीपैट से स्टोरेज यूनिट में क्या जाता है वो हम में से किसी को नहीं दिखाई देता, और यहीं पर जो है ये पूरा खेला शुरू होता है। वरना आप बताइए कि एक मशीन में अगर 50,000 वोट काउंट होते हैं तो कभी 45,000 कैसे हो सकता है और कभी 55,000 कैसे हो सकता है। और राजू सर जब ये अदालत में भी गए थे, और अदालत का भी ये फैसला है कि अगर ईवीएम मशीन और वीवीपैट दोनों के अगर आंकड़े अलग होते हैं तो वीवीपैट में जो पर्चा फटकर गिरता है उसे सही माना जाएगा, और स्टोरेज यूनिट के आंकड़े को सही नहीं माना जाएगा। यानी सही तरीके से तो बात किया जाए तो कायदे से जो ईवीएम का जो वीवीपैट है उसी को सही माना जाना चाहिए। और इतने आंकड़े सामने आने के बाद अब हम कैसे माने कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, उनको सवाल पूछकर हम भारत की छवि खराब कर रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उस पर हमारा भरोसा नहीं है, या ये केवल विपक्ष हारने का बात कहता है। विपक्ष मजबूत है और विपक्ष की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, एडीआर ने बताया, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने बताया, फिर भी कोई नहीं। और कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर अब भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि यही एक दुखती रग है। इसी बात पर यह पक्का हो जाता है कि ये मोदी की तीसरी सरकार जो है, नेहरू बनने की एक नाकामयाब कोशिश है। तीसरी बार सरकार बनने से कोई नेहरू नहीं बनता, खैर, लेकिन वो बात आप बाजू रखिए। लेकिन ये जो है वो चुनाव आयोग की सहायता और ब्यूरोक्रेसी और ईवीएम की सहायता से हुई है। और ये बात एडीआर और वोट फॉर डेमोक्रेसी दोनों रिपोर्ट यही बात कहती है। और मजबूत होने के बावजूद भी कांग्रेस ने विपक्ष के नाते ये मुद्दा उठाया है। इसका मतलब उनको ये नहीं, और अखिलेश यादव ने तो संसद में कहा कि मेरी 80 की 80 भी सीटें आ जाती है तो भी मुझे ईवीएम नहीं चाहिए और मुझे निष्पक्ष चुनाव आयोग चाहिए। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष ना होना, और ये ईवीएम हो या कुछ भी हो, जो जवाब देना है वो इलेक्शन कमिश्नर्स को देना है। और जिस दिन गृह मंत्री ने चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को झड़ सिक्योरिटी दी, उसी दिन हमने प्रोग्राम किया था, मैंने कहा ये झड़ सिक्योरिटी नहीं, ये कैद है। तो ये मैंने कहा था। तो बात ये है कि लेकिन ये इनका डिफेंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो बालिग है और एक आला अधिकारी है, और वो अपनी मर्जी से उस कुर्सी में बैठे हुए हैं, उन्होंने रोका नहीं। जो इलेक्शन कमिश्नर ये सब नहीं करना चाहते थे वो रिजाइन करके निकल गए। ये रिजाइन कर सकते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सच्चाई लोगों को बता सकते थे, इन्होंने इसमें से कुछ नहीं किया, ये को कॉन्स्पिरेटर बन गए। तो अब इनको
इसका जवाब देना पड़ेगा जनता के सामने और संसद में। लेकिन सर सवाल यहाँ पर वापस यही है कि विपक्ष, जब विपक्ष में 2024 के चुनाव से पहले की बात करें, 6 महीने तक तो वो चुनाव आयोग से समय मांगते रहे, चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। तो ऐसे में अब भी हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस जो रिपोर्ट्स आए हैं उस पर भी वो जवाब देंगे? नोटिसेस भेजा है, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, हमने ही सबसे पहले वो स्टोरी भी की थी। आपको याद होगा कि बोर्ड फॉर डेमोक्रेसी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तमाम तरीके के रिपोर्ट्स भेजे हुए हैं, तमाम तरीके के नोटिसेस। नहीं 19 जुलाई को उन्होंने नोटिस भी भेजी है और लेटर भी भेजा है, वो मेरे पास भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया। अब उनके हाथ में हथियार है विपक्ष के, वो इम्पीच कर सकते, तब नहीं कर सकते, तब नंबर्स नहीं थे। आपको 100 सांसद लोकसभा में या राज्यसभा में 50 सांसदों की जरूरत है इम्पीचमेंट लाने के लिए, तो ला सकते हैं अभी। 100 तो अकेले कांग्रेस के है, 102 है, तो इम्पीचमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जवाब देना पड़ेगा राजीव कुमार और अन्य 2 को। लेकिन इस पे सवाल विपक्ष पर मैं फिर से पूछूंगा, क्योंकि चुनाव से पहले जो विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठा रहा था, हमने ये देखा है कि चुनाव खत्म हो गए और ये भी शायद इस मुद्दे को भूल गया। अब भले ही कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन क्या उन्हें भी ये मुद्दे को तभी तक पकड़ कर नहीं रखना चाहिए था? क्योंकि फिर जनता कहेगी अरे जब इलेक्शन आते तभी आप ये मुद्दे को उठाते हैं, फिर आप मुद्दे को छोड़ देते हैं। हमारे ऐसे पत्रकार हैं कुछ जो लगातार इस पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काम विपक्ष का नहीं है? और अब भी संसद के अंदर उन्हें इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए? राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उन्हें इस मुद्दे पर नहीं बात करना चाहिए? बात यह है कि विपक्ष कहीं दूसरी ग्रहों से तो नहीं आए, यही की राजकीय व्यवस्था का एक हिस्सा है। तो हमें जैसे सत्ता पक्ष पे दबाव लाना पड़ता है जनता को, वैसे ही विपक्ष पे भी दबाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर वो काम करेंगे। अब कांग्रेस पे भी इतना दबाव लाया गया, तब जाके कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी तक इम्पीचमेंट की बात नहीं की। वो जब तक होती नहीं है तब तक जनता को चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जनता एक पार्टी है, जनता ने वोट दिए हुए हैं। हमारे वोट हमने जिसको दिए उसको मिले नहीं, या हमने जितने वोट दिए थे उतने काउंट हुए नहीं, उससे ज़्यादा हुए या कम हुए। हमने जितनी सीट्स जिनको दी थी उससे 79 सीट्स कम आई और उल्टा हो गया सरकार। तो ये सारी चीज़ें जनता के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो जनता को दूसरी पार्टी जो विपक्ष है उसके ऊपर दबाव लाना चाहिए, फिर विपक्ष जाके आगे चुनाव आयोग पे दबाव ला सकता है, और ये सरकार क्या होगा तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन सवाल वही है, जनता क्यों दबाव लाए जब आंकड़े सबके सामने हैं और जो विपक्ष में उन्हें पता है कि वो सत्ता में जा सकते थे या उसको जनता जाना चाहती थी, उसके बावजूद जनता को इतना दबाव लाए कि पहले आपको वोट दें, फिर आप पर दबाव बनाएं, फिर आप जाकर बात करेंगे। यानी यहाँ पर विपक्ष की कमी तो है सर। मैं विपक्ष की कमी है, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मोदी मान लेते तो जनता इतना दबाव लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन रोज़ जनता का दमन करने की कोशिश में मोदी सरकार लगी हुई है। मोदी साहब भारतीय न्याय संहिता लाई, फिर अब ब्रॉडकास्टिंग बिल रहा है, ये सारी चीज़ें आने के बाद हमारी आज़ादी पे हमला हो रहा है। अब जो कोर्ट ने फैसला दिया है इस पे आरक्षण पे, वो जटिल इतना है कि बड़े बड़े लोगों के समझ में नहीं आया। उसके ऊपर मैंने ट्विटर पे डिटेल में लिखा है। बात यह है कि जनता का नुकसान हो रहा है इस सरकार से, इसलिए जनता ने सरकार बदली थी, इसलिए जनता को दबाव लाना जरूरी है। अब जनता के लिए विकल्प नहीं है, विपक्ष के लिए विकल्प है कि वो विपक्ष बन के बैठा रहे, क्योंकि उनको भी दिल्ली में तो बंगले मिलेंगे, उनको भी गाड़ियाँ मिलेगी, उनको भी भाषण करने का मौका मिलेगा, उसमें वो खुश रह सकते हैं। जनता के लिए खुशी नहीं, जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, जनता भूखी मर रही है, जनता के लिए पैसे नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचार, यानी रास्ते देखिए, एक रास्ते पे आप घूम नहीं सकते, संसद में पानी आ रहा है, ब्रिजेस गिर रहे हैं। ये 10 साल में जो भी हुआ, टनल हुआ, जिसको हरी झंडी मोदी ने दिखाई, वहाँ पानी भरा हुआ है, या ऊपर से छत के नीचे आया, या उसका झंडा ही उखड़ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट जनता को करती है, विपक्ष के नेताओं को नहीं। तो जनता को इसलिए ये मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों जनता क्रांति करती है, क्यों जनता रास्ते पे आती है? क्योंकि वो चाहती है कि जनता अटल है, जनता अमर है, और जनता निरंतर रहेगी, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अब
अगला सवाल इसमें यह आता है, क्योंकि अभी ये कब तक होगा पता नहीं, लेकिन इसके आगे जितने चुनाव होने वाले हैं, जैसे आपने जिक्र किया महाराष्ट्र में चुनाव है और कई जगह पर है, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी तो ये इसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ हमें देखने मिल सकते हैं। ऐसे में करें क्या? क्योंकि आपको याद होगा राजू सर, मुंबई में जो वोटिंग हुई थी उस शाम को भी हमने लाइव एपिसोड किया था। रास्ते पर लोग धूप में खड़े थे, इन्हें पता था कि इनका समर्थन नहीं है, कई लोगों को वापस भेजा गया, लोगों के नाम काटे गए, लोग घंटों घंटे खड़े रहे, लेकिन उन्होंने वोट किया। मुझे तो कभी कभी लगता है आपने पुराने एपिसोड मैनहट्टन स्क्वायर में न्यूयॉर्क में रोज लगा के रखने चाहिए, ताकि दुनिया देखे और समझे कि ये लोग बोले थे, लेकिन इनकी देश की विपक्ष है एकदम आलसी है। बिल्कुल जरूरत है, लेकिन वही तरह की चीजें वापस इस चुनाव में नहीं हो सकती हैं क्या? होगी, पक्की होगी। अगर राजीव कुमार और अन्य 2 कमिश्नर जो है चुनाव आयुक्त तीनों हैं, उनके ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लाया जाता, तो वही काम ये विधानसभा चुनाव में करेंगे। तो मतलब लोकतंत्र को हम खत्म समझ लें एक तरीके? नहीं, लोकतंत्र तब तक खत्म नहीं होगा जब तक विपक्ष लाने की देखिए संभावना कायम है। विपक्ष ला सकता है, कभी भी, कल भी ला सकता है, 10 दिन बाद भी ला सकता है। तो हर विपक्ष के नेता के साथ हर कोई वो नागरिक जो बात कर सकता है और जिसको इस देश का लोकतंत्र और संविधान प्यारा है, वो हर विपक्ष के नेता के साथ यही बात करे कि पहले इम्पीचमेंट लाओ, इन पे, इनको नोटिस आगे करो, बस। तो ये जब होगा तो चर्चा होगी, उस पर चर्चा होगी, तब भांडा फूटेगा, तब इलिजिटिमेसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट और को कॉन्स्पिरेसी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों बाहर आएगी, दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी। बिल्कुल। अब वो रास्ता है, पहले वो रास्ता था नहीं इलेक्शन से पहले, अब इतने नंबर से कि वो रास्ता खुला है। अब इसमें एक सवाल जो लोग पूछेंगे कि अगर ये इम्पीचमेंट लाते हैं तो उसके बाद होगा क्या, ये भी अगर हम दर्शकों को समझाएं। संसद में इसके ऊपर कम से कम चर्चा होगी और हर कोई बताएगा क्या नंबर से, और चर्चा होने के बाद तो क्या किया जा सकता है, सरकार भी क्या करेगी, और चुनाव आयोग को उसका जवाब देना पड़ेगा, किसी के थ्रू या लिख के देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, हर चुनाव आयुक्त को, ये नंबर ऊपर है, ये नंबर नीचे है, इसका चुप्पी बैठे हुए हैं राजीव कुमार, उनको जवाब देना पड़ेगा। और ये उनका मूड नहीं है, ये उनको डिप्रेशन आ गया है या उनको एक्सटेसी में है इसलिए नहीं, ये उनका संवैधानिक दायित्व है कि लोगों के सवालों के हर सवाल का जवाब दे, क्योंकि वोट लोगों के है, आप ट्रस्टी है और आपने ट्रस्ट में हेराफेरी की है। तो ट्रस्ट में हेराफेरी कितना बड़ा गुनाह है, उतना बड़ा वो गुनाह है। लेकिन ये तो सर वापस वही बात आ जाती है कि चुनाव के समय इन्होंने फॉर्म C-17 तक नहीं दिया, कई कांग्रेस के लोगों को। ये बात मैं आपको बोलूं, ये टेक्निकलिटीज जो है ना, वो इस चुनाव के टाइम में लोगों को पता चली, क्योंकि बेईमानी होने लगी, तब तक ट्रस्ट पे सब हो रहा था। तो आप यकीन मानिए कि कई जगह के सांसदों को भी मालूम नहीं था कि क्या होता है एग्जैक्टली, है ना। मैंने खुद बात की, और कई सांसद गरीब भी है, ऐसा नहीं कि हर सांसद पैसे खा के अमीर हो गया, ऐसा नहीं है। मैं कई गरीब यानी मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, ऐसे सांसद भी देखे जिनकी पार्टियां पैसा खर्च करती है, तो उनको ये टेक्निकल बातें मालूम ही नहीं थी, पार्टी ने कभी सिखाई नहीं थी। अब कांग्रेस के सांसद देख लीजिए, कांग्रेस अब कम्युनिस्ट पार्टी के थोड़े अवेकेंड होते हैं, और डीएमके के अवेकेंड, उन्होंने तो सब ट्विटर पे डाल दिया था। हाँ। लेकिन आप केडर इतनी नहीं है ऐसा कांग्रेस की। कई सांसदों को वो पैसे हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, दबंगई हैं, सब कुछ है, बराबरी की लड़ाई दे सकते, टक्कर दे सकते, लेकिन ये टेक्निकलिटीज मालूम ना होने की वजह से हारे हैं वो। और उनके चुनाव क्षेत्र का नंबर देखिए, आज भी उनको मालूम नहीं होगा कि उनका कम ज़्यादा नंबर हुआ है। वो एडीआर के रिपोर्ट और वोट फॉर डेमोक्रेसी के रिपोर्ट उन्होंने पढ़े नहीं है। और उसकी एक सबसे बड़ी मैं और एक कमी मानता हूँ कि भारतीय जो भाषाएं हैं उनमें ट्रांसलेशन होना चाहिए दोनों रिपोर्ट का, हिंदी और अन्य भाषा, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, सब भाषाओं में ट्रांसलेशन हो। तो विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे ना लोकसभा से पहले, उसमें बाद में अब लोकसभा में और आने वाले टाइम में क्या खेला करते हैं ये लोग, वो तो आपको सबको पता चल जाएगा। मुझे लगता है वोट फॉर डेमोक्रेसी इस पर कुछ तो काम कर रही है, क्या उनकी ओर से वो काम जल्दी हो उतना अच्छा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का जब पूरा दौर शुरू हो जाएगा उससे पहले अगर ये रिपोर्ट अन्य भाषाओं में आ जाए तो लोगों को पता चलेगा कि अरे यार ऐसा हो भी कैसे सकता है। यानी ये तो बेसिक है यार। आपको मैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, मैं कई सब्जेक्ट्स का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मेरा एक सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रहा। उसमें आप बैलेंस शीट जब टैली करते हो तो बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए बस, नहीं तो आपको मार्क ही नहीं मिलते। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए।
उसमें आप कोई भी झूठ डाल के नहीं टैली कर सकते, तो आपके मार्क गए, बराबर। अब आपने डाले हुए वोट्स और गिने हुए वोट वो टैली होने ही चाहिए, यानी इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, इसमें तीसरा विकल्प नहीं है। इट्स लाइक अ मैथमेटिक्स। इसका जवाब राजीव कुमार के मुंह से मुझे एक शेरो शायरी में सुनना है, देश की जनता को सुनना है कि क्यों नहीं टैली हो रहे हैं और इतनी जगह क्यों नहीं टैली हो रहे हैं और इतना धोखा क्यों हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। और इन्होंने ही बड़े मुंह से जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता के सामने एडीआर के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था, तो इन्होंने ही कहा था कि वो हमको ईवीएम चाहिए, वो फला चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए और जल्दी होने के लिए। हालांकि इलेक्शन इतने टाइम से हुए कि पहली फेज भूल गया था, 7वीं फेज तक लोग, जनता। लेकिन इन्होंने जो एक्यूरेसी की बात की थी, मशीन की बात की थी, वो कहीं कहा, क्योंकि जब हाथ से गिनते थे तो परफेक्ट आते थे। अब तो मशीन है आपके पास, आप एआई भी है आपके पास, आप जो चाहो इजराइल से पेगासस भी ला सकते हो, किसी के मन में क्या है तो फोन से सुनने के लिए। अब लाए हैं तो फिर भी आपको कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, जो 50,000 गिरे वो 55,000 और 45,000 कैसे होते हैं, इसका जवाब नहीं दिया ना आपको। सर आप एक सिंपल समझिए कि आप जहाँ से ग्रोसरी खरीदते हो वो आदमी बिल भेजे आपको और वो टैली नहीं होता है। जब समझो उसमें दिखे 8 आइटम्स और आपके घर में आए 5, तो आप पूछेंगे नहीं। उल्टा हुआ 15, तो वो पूछेगा नहीं आपको। तो ये राजीव कुमार और 2 कमिश्नर एकदम अलग है क्या सारी दुनिया और पृथ्वी से कि जवाब नहीं देंगे। ये जवाब नहीं देना उन्होंने मोदी से सीखा है 10 साल, और मोदी और शाह सरकार ने ये सिखाया है कि जवाब ही नहीं देना है। तो हर कोई जवाब दे है, ये बात विपक्ष को, मोदी, शाह, अन्य कैबिनेट पूरा, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण जी और चुनाव आयुक्तों को सिखानी पड़ेगी। और उसका माध्यम है चुनाव आयोग का पहले इम्पीचमेंट करो। बिल्कुल। तो हमने बात तो की चुनाव आयोग पर, लेकिन बात सरकार पर भी बनती है ना। हमें या कई लोगों की नापसंदी होते हुए अगर एक शख्स तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता है, तमाम उन लोगों को वापस लाता है, निर्मला सीतारमण से लेकर ओम बिरला तक। यानी एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सरकार वैसे ही चलेगी जैसे चल रही थी, वही लोग आएंगे, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इस पर भी तो बातचीत होनी चाहिए कि एक तरीके से जनता के तमाम मूड को, जनता की तमाम मसलों को साइड दरकिनार करते हुए वही A1 A2 के लिए सरकार चलाया जा रहा है और A1 A2 के दम पर ही तीसरी बार फिर से सरकार में बन गए हैं। तो ये भी तो असंवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। 100% बैठे हुए हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि इन्होंने कैबिनेट तक नहीं बदला और ओम बिरला तक बदला नहीं, सभापति जी को। इसकी वजह अलग है, इसकी वजह कॉन्फिडेंस ही नहीं था बदलने का। ये 2.0 ही है, मोदी 2.0 है, 2.0 ही है। वो 3.0 तक पहुंचे नहीं साइकोलॉजिकली, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता तो बदल देते ना। उनको फटाफट वो करना था, क्योंकि उनको मालूम था नंबर एक्चुअल कितने अपने, वो उनका बनारस में क्या हुआ है वो भी उनको मालूम है। अब वो जो आपको आप अगर अच्छी तरह से साइको एनालिसिस कर सको तो पूरे इनके चेहरे दिखते हैं, उससे आपको पता चलता होगा कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जवाब दे रहा है और मोदी ने वही सरकार क्यों रखी। तो उसकी वजह ये है। अब ये बात अलग है कि ये सरकार ही असंवैधानिक है, ये रिपोर्ट अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। उसका जवाब आपको इलेक्शन कमीशन से देना है, ना कि सत्ता पक्ष से। आपके पैसे अगर तीसरी पार्टी को चौथा बैंक दे देती तो बैंक से आप सवाल पूछोगे, चौथी पार्टी से आपका क्या लेना देना। तो जनता अब इलेक्शन कमीशन से उनका नाता है। हम अब सत्ता पक्ष को जो करना था उन्होंने करा, लेकिन वो क्राइम है। लेकिन मेन कॉन्स्पिरेटर कौन है? कॉन्स्पिरेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और इसलिए हमने देखा भी था कि जब चुनाव हो रहे थे तब तमाम टीवी के लोगों ने 400 पार दिखा भी दिया था, फिर रोए भी थे बाद में जब नतीजे आए थे। करोड़ों लोगों की जाने गई और आपने देखा एक मेहता बाप और बेटा, उन्होंने ट्रेन के नीचे भी जान दे दी, उसके फुटेज दिखाई नहीं, यानी देखी तो मैं दिल दहला गया। तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि शेयर मार्केट में जो घोटाला हुआ वो बहुत बड़ा घोटाला था। उसके बाद एक बार कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमेशा की तरह और बाद में कुछ बात ही नहीं की। तो हर चीज़ है उसमें फरेब है, चोरी है और बड़ा स्कैम है। अब प्रॉब्लम ये है, विपक्ष की भी है और कांग्रेस की भी शायद प्रॉब्लम होगी, ये लोग नया स्कैम रोज करते हैं। तो पिछला स्कैम पे बात करने के लिए जो एक स्पेस चाहिए वो ही नहीं मिलती, अब नए स्कैम पे बात करनी पड़ती है। ये इनकी जो स्कैम करने की गति है सत्ता पक्ष की, A1 A2 प्लस वो हम दो, उनकी जो गति है वो गति की वजह से विपक्ष की
उसके पीछे पड़ने की गति को बाधा पहुंच चुकी है। तो इतने तेजी से स्कैम करने वाली गवर्नमेंट शायद दुनिया की हो, यूनेस्को में आना चाहिए मुझे लगता है। मेरा वही अगला सवाल होने वाला था। यूनेस्को में आएगा नहीं, कि इतने सारे चीज़ें हो चुकी है, क्या विश्व में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या फिर वर्ल्ड के लीडर्स हैं, क्या उनकी इस पर नज़र नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, इन्हें तो पहले से सर Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है अब ये तीनों अधिकारियों को, और सरकार है तो इन पर कोई दबाव नहीं बना रहा है। तो ये जवाबदेही होने के बावजूद तो ये जवाब नहीं देंगे, तो आगे होगा क्या? या ऐसे का ऐसे ही रहेगा, हम लोग पहले भी बात करते थे और आगे भी सिर्फ बात ही करते रह जाएंगे? पिछली बार यही सवाल, ऐसे ही सवाल कुछ आपने पूछा था, ये ईवीएम का है और इनको 400 तो आएंगे ये जब, तब मैंने एक बात कही थी आपको, सूरज और सत्य को उगने से कोई रोक नहीं सकता। यही बात मेरी कायम है। और विपक्ष की इम्पीचमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, इम्पीचमेंट करने की विपक्ष को। अगर विपक्ष ये करता नहीं है तो डेमोक्रेसी, इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये सरकार द्वारा, भाजपा द्वारा, मोदी सरकार द्वारा। इसमें विपक्ष भी शामिल है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। अगर विपक्ष ये बात पूरी आखिर तक अंजाम तक ले जाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाबदेह बनाकर, ये बहुत ज़रूरी है। इसका झूठ सच जो भी जवाब दो आप, क्यों बड़े नंबर्स क्यों फिर घूम गए, क्यों ज़्यादा कम हो गए, ऐसे कैलकुलेशन में आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या हुई, तो एनकोर की क्या सिस्टम है, ये सारी चीज़ें उनको उगलनी पड़ेगी, वो विपक्ष को करना पड़ेगा। अगर विपक्ष नहीं करता है तो ये क्राइम में वो कॉन्स्पिरेटर वो भी बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि सवाल सर यहाँ पे वापस यही है कि चलिए सत्ता पक्ष का तो हमें समझ में आता है कि उनके पास उनके जो A1 A2 हैं, उनके लिए उन्हें सत्ता में लौटना ज़रूरी था, और उसका असर हम देख रहे हैं। नीट पेपर लीक हो रहा है, बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, ब्रिजेस गिर रहे हैं, राम मंदिर में पानी भर रहा है, संसद में पानी भर। इंडेक्सिंग जो मैं आपको बताता हूँ, एक आसान सा उदाहरण, इंडेक्सिंग जो है वो हटाया गया बजट में। उससे क्या हुआ, आम आदमी है, मिडिल क्लास आदमी या इवन अपर मिडिल क्लास आदमी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादातर प्रॉपर्टी लेता है, रियल एस्टेट लेता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, वो करता था। तो अब इंडेक्सिंग हटने के बाद आपको, अगर आप घर बेचते हो, पुराना इन्वेस्टमेंट का घर है, बेचते हो, तो उतना ही टैक्स पड़ेगा जितना प्रॉफिट हुआ है, यानी आपको इन्फ्लेशन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा है तो लोग क्यों खरीदेंगे? इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग में बंद हो जाएगी। इससे कमर किसकी टूट जाएगी? रियल एस्टेट सेक्टर की टूट जाएगी। इससे टूट कौन जाएगा? मीडियम स्केल और ज़रा बड़ा वाला स्केल का बिल्डर टूट जाएंगे, और बिल्डर टूट गए तो किसका फ़ायदा होगा? अडानी का, क्योंकि अडानी रियल एस्टेट में मोनोपोली बनाना चाहते हैं, जहाँ धारावी से शुरू कर रहे हैं। तो ये इसके लिए किया गया। तो A1 A2 के लिए सरकार चलाई जा रही है, इसमें कोई आईना लेके घूमने की जरूरत नहीं, मैं आपको सामने सामने दिखा सकता हूँ। ऐसे कितने सारे प्रावधान मैं दिखा सकता हूँ। अब जियो के लिए BSNL का गला घोटा जा रहा है, आज कई बातें हुई। तो लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, राहुल गांधी की स्टैंड जो है, राहुल गांधी का स्टैंड, वो स्टैंड एक अलग स्टैंड है, और विपक्ष का A1 A2 से उतना ही प्यार है, ये भी आप समझिए। क्योंकि शादियों में अक्सर पवार और ठाकरे भी दिखाई देते हैं उनके। अब मैं शादी के में जाने के खिलाफ नहीं हूँ, किसी की शादी है तो जानी चाहिए। इस देश में मराठी में कहते हैं कि तोरण और मरण दोनों के लिए किसी के घर जाना बहुत ज़रूरी है, तो शादियों में जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह के संबंध इन्होंने डेवलप किए हैं बिजनेसमैन के साथ, क्रोनीज के साथ, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो विपक्ष पे भी दबाव नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं है, वो डाल सकते हैं। आपको और हमको मालूम नहीं है, हम और आपके लिए वो विपक्ष है, उनके लिए सब समान भी हो सकते हैं। इसी को काटना चाहते हैं राहुल गांधी, इसलिए राहुल गांधी सबके दुश्मन है, ना कि कांग्रेस पार्टी। ये राहुल गांधी के पीछे ईडी लगाने की कोशिश जो अभी सरकार कर रही है, राहुल गांधी को जो धोखा है विदेशी ताकतों से, जो इनके दोस्त हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि राहुल गांधी इनके गले का कांटा बन गया है, ना कि कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी अपने आप में बिना नेहरू खानदान के या नेहरू की फिलॉसफी के कुछ भी नहीं है। वो अगर है तो वो आरएसएस और इनकी फैसिज्म को पूरी तरह से नींव को उखाड़ देता है। राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं है, वो नेहरूवाद को आगे ले जाने वाली एक ताकत है। आप समझिए, लोग समझते कि मैं राहुल गांधी के बारे में अच्छा बोलता हूँ
तो राहुल गांधी का मैं पक्षधर हूँ, मैं हूँ राहुल गांधी का पक्षधर, लेकिन उसकी वजह ये है क्योंकि वो एक सिंबल है कि मैं इनके खिलाफ लड़ने के लिए उसको उसमें देखता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके विपरीत बिहेवियर राहुल भी नहीं करते। राहुल भी वो समझदारी से और उस संयम से बिहेवियर उनका रहा है और A1 A2 के हर बात को, हर चीज़ को अंबानी अडानी के राहुल ने मात दी है अभी तक और आगे भी देते रहेंगे। इसलिए मैं उनको करता हूँ। इसलिए मुझे चुनाव आयोग के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो राहुल गांधी की ही है और उनके नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी, ये मुझे यकीन है। क्योंकि बड़े जो विपक्ष के नेता हैं उनमें से कई लोगों ने बात की तो वो सीरियस दिखाई देते हैं लेकिन बाद में कुछ करते नहीं है, तो लोगों को लगता है ये क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको मोटा मोटी इसकी वजह बताई कि वो भी तो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं जिनके लिए मोदी और शाह काम। सही बात है, और वो दिखाई भी देता है। और मुझे इससे वो आपका ही एक लाइन याद आया कि कांग्रेस पार्टी अलग है और राहुल गांधी अलग है, तो वही उसको अगर आगे बढ़ाएं तो अभी विपक्ष में राहुल गांधी जैसे लोग कम हैं और एक दूसरा विपक्ष भी है जो शायद वही कर रहा है जो सत्ताधारी पक्ष कर रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये हुआ है कि आंकड़े आए हैं, रिपोर्ट्स आया है, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। आज हम चर्चा इसीलिए इस पर भी कर रहे थे राजू सर से क्योंकि हम लगातार बोलते रहे और हम आगे भी याद दिलाएंगे और हम उम्मीद करेंगे, जैसे कि इन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को धन्यवाद इसलिए भी करना चाहिए कि उन्होंने कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की और कम से कम इस मुद्दे को एक स्पेस तो दिया है। तो इस मुद्दे को आगे ले जाने की ज़रूरत है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सत्ता में विपक्ष आए या नहीं आए। यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो डेमोक्रेसी है या जो जनता ने चुनाव किया है या जनता का जो चयन है उसके साथ अपमान हुआ है ना सर, कि जो जनता चाहती थी वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ और चोरी हुई है। चोरी हुई, जनता के वोट की चोरी लोकतंत्र में इससे बड़ी कोई चोरी नहीं है, ये डाका है। ये तो गब्बर सिंह से बड़ा डाका है। तो चोरी हुई है और चोर को पकड़ना ज़रूरी है और चोर को पकड़ने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है और शायद यही मांग हम कर भी रहे हैं। और एक बार फिर से 2 रिपोर्ट सामने आए हैं जिसका हमने जिक्र किया और खुलकर चर्चा की। हर बार की तरह राजू सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और तमाम लोग, जितने लोग विपक्ष में हो, वो सभी इस मुद्दे को सीरियसली लें क्योंकि ये ज़रूरी है भारत के लोकतंत्र के लिए। चोरी अगर हुई है तो चोर को पकड़ कर कार्रवाई की जानी चाहिए, यही हम कहना चाहते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम लगातार चुनावों से संबंधित जो भी मुद्दे आते हैं वो आपके सामने लाते रहे हैं, आगे भी लाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। राजू सर से हम और क्या बात करें ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, उन्हें भी बताएं कि क्या क्या रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि जो दोनों रिपोर्ट्स हैं उसके लिंक मैं पहले कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, वो भी मैं ज़रूर करूंगा ताकि आप भी उसे एक्सेस कर सकें, दूसरों के साथ साझा कर सकें। आगे भी हम तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।